हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज का अपना जो टॉपिक रहेगा उसका नाम है डीसी थ्योरी। डीसी थ्योरी के अंदर जितने भी आपके जो नियम वगैरह है, ओम का नियम है, किरचॉफ के नियम है, या फिर अपने बात करेंगे रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट या सर्किट जो है अपने खुला परिपथ, बंद परिपथ, शॉर्ट परिपथ, या फिर अपने बात करेंगे सीरीज पैरेलल या मिश्रित क्रम, जितने भी आपके आते हैं उन सभी को हम लोग इस टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले, आपका जो कल हमने जो टास्क दिया था पिछली वीडियो के अंदर, आपको पिछली वीडियो में जो टास्क दिया था उसके बारे में देख लेते हैं। चेतावनी चिन्ह की पृष्ठभूमि का रंग कैसा होता है। चेतावनी चिन्ह की पृष्ठभूमि का रंग कैसा होता है, ये आपसे पिछली वीडियो के अंदर पहला क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है पीला। यानी कि जो चेतावनी चिन्ह है उस चेतावनी चिन्ह की पृष्ठभूमि का रंग क्या होता है? पीला होता है। उसके बाद में अपने बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? तो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि तांबे का परमाणु क्रमांक क्या होता है। तांबे का परमाणु क्रमांक क्या होता है, ये आपसे पिछली वीडियो के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका आपका आंसर जो है वो क्या था? जिसका आंसर था 29। यानी कि जो तांबे का परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है? 29 होता है। ये आपसे दो क्वेश्चन कल पिछली वीडियो के अंदर पूछे गए थे, जिनका कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर कमेंट करना था। तो ये हम लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको जो पीछे की वीडियो में हम लोग करवा चुके हैं उसी में से रहते हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो पीछे की वीडियो के अंदर जाके देख सकते हो। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो आपका सोल्डरिंग आयरन है, सोल्डरिंग आयरन का हीटिंग एलिमेंट किस पदार्थ का बना होता है। ये भी हम लोग जो है पीछे की दो वीडियो के अंदर आपको बता चुके हैं कि जो आपका हीटिंग एलिमेंट है सोल्डरिंग आयरन का किस चीज़ से बना होता है। तो आप जो है वो पीछे की वीडियो में देख सकते हो। बाकी इसका जो आंसर है अगर आपको आता है तो अभी कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिए। और जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा वो अपने वीडियो के एंड के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी अपना जो सोल्डरिंग टॉपिक है वो तो कवर हो चुका है। उसके बाद में अभी डीसी जो थ्योरी है, डीसी थ्योरी को अपने देख लेते हैं। डीसी थ्योरी के अंदर सबसे पहले अपने क्या करने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे परिपथ। आपके जो परिपथ है वो परिपथ कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में हम लोग पहले बात करते हैं। तो जो आपके परिपथ हैं वो मेनली कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं भाई। किसा 4 प्रकार? तो वो देख लेते हैं अपने। तो 4 प्रकार कौन कौन से हैं ये देखते हैं अपने। तो पहला आपका प्रकार है, पहले प्रकार को बोलते हैं बंद परिपथ। बंद परिपथ। उसके बाद में दूसरा है खुला परिपथ। उसके बाद में तीसरा है शॉर्ट सर्किट, या जिसको शॉर्ट परिपथ बोल सकते हैं, या लघु परिपथ। उसके बाद में चौथा है लीकेज परिपथ, लीकेज सर्किट या फिर क्षरण परिपथ।
अब हम लोग बारी बारी से इन चारों को पहले डिस्कस करते हैं कि बंद परिपथ कौन सा होगा, खुला कौन सा होगा, शॉर्ट कौन सा होगा, लीकेज परिपथ कौन सा होगा। तो डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। डायग्राम देखते हैं, इजी सा डायग्राम बनाते हैं। पहले ये मैंने एक लैंप का डायग्राम बना रहा हूं मैं। इसके बाद में मैंने यहां पे एक स्विच लगा दिया। अब बात आती है बंद परिपथ की। तो बंद परिपथ कौन सा होगा, तो आपके जो वैद्युतिक परिपथ होते हैं, एग्जाम टाइम में पूछा गया है कि वैद्युतिक परिपथ किस प्रकार के परिपथ होते हैं। ऑप्शन में ये 4 ऑप्शन थे। तो वैद्युतिक परिपथ जितने भी होते हैं आपके बंद परिपथ होते हैं। यानी कि वैद्युतिक परिपथ से, बंद परिपथ से क्या मतलब है कि बंद परिपथ के अंदर आपका जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा के जानने के लिए रास्ता जो है होता है अगर, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, एक बंद परिपथ बोलते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद में अगर अपने बात करेंगे, ये हो गया एक बंद परिपथ का प्रकार। अब बात आती है खुला परिपथ कौन सा होगा। तो कोई भी एक ऐसा सर्किट जो बीच में से ओपन हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, खुला परिपथ बोलेंगे। यानी कि जिसमें से विद्युत धारा जो है ना बह सकती हो, इसमें विद्युत धारा बहती है, इसमें विद्युत धारा ना बह सके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, खुला परिपथ बोलेंगे। इसके बाद में बात आती है शॉर्ट सर्किट या लघु परिपथ किसको बोलेंगे। शॉर्ट सर्किट या लघु परिपथ किसको बोलेंगे, तो आप देखते हो कि 3 चीजें होंगी इसमें होगा कि आपका जो फेज है वो या तो न्यूट्रल या अर्थ, फेज जो है न्यूट्रल या फिर अर्थ तार के अगर संपर्क में आ जाता है तो दोनों कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो है परिपथ क्या होगा, शॉर्ट परिपथ कहलाएगा, शॉर्ट सर्किट कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद में बात आएगी लीकेज परिपथ या फिर क्षरण परिपथ किसको बोल रहा है। तो लीकेज परिपथ या क्षरण परिपथ किसको बोलेगा वो, तो लीकेज परिपथ का मतलब है कि आपका जो विद्युत धारा है, इस सर्किट में विद्युत धारा बह रही थी, लेकिन वो पूरी की पूरी विद्युत धारा इस लैंप को ना मिलके, जैसे अगर मैं बात करता हूँ इसी कमरे की वायरिंग की बात करता हूँ, तो देखते हो आप लोग कई बार आपने नोटिस किया होगा कि बारिश वगैरह का मौसम होता है तो दीवार वगैरह के हाथ लगाते हैं तो हमें लगता है कि झटका आ रहा है, हमें झटका लग रहा है। तो वो जो झटका लगता है वो किस कारण से लगता है, क्योंकि उस तार में जो करंट बह रहा था ना, उस तार में से बहने वाले जो करंट का कुछ भाग जो होता वो क्या हो रहा था कि उसमें से निकल के और जो अपनी जो दीवार है उस दीवार के अंदर जा रहा था। इस कारण से हमको क्या होता है, झटका महसूस होता है। तो लीकेज परिपथ क्या होगा, लीकेज परिपथ का मतलब क्या है कि आपकी जो कुल धारा है, कुल धारा का कुछ भाग परिपथ के घटकों को ना मिलना, परिपथ के घटकों को ना मिलना जो है वो लीकेज परिपथ कहलाएगा। अब बात करते हैं कि लीकेज करंट का मान कितना होना चाहिए। तो लीकेज करंट का मान होना चाहिए भाई 1/5000वां भाग कुल करंट का। ये भाई इसरो के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि लीकेज करंट का मान कितना होना चाहिए, तो कुल करंट का 1/5000वां भाग आपका क्या होना चाहिए, लीकेज करंट का मान होना चाहिए। अगर सीधा क्वेश्चन आता है कि लीकेज करंट का मान कितना होता है तो 1/5000वां भाग रहेगा। उसके बाद में वो पूछ ले डीसी के अंदर, एसी के अंदर आएगा तब भी 1/5000वां भाग रहेगा। उसके बाद में अगर डीसी का पूछ लेता है तो डीसी के अंदर कितना रहेगा, तो 1/2000वां, यानी कि 1/2000वां भाग है कुल करंट का। यानी कि जो है आपका करंट जो है उसका कितना भाग होगा, तो 1/2000वां भाग है कुल करंट का होगा अगर डीसी के अंदर पूछ लिया जाए तो। उसके बाद में अगर अपने बात करेंगे कि अगर एसी की, तो एसी के अगर अंदर पूछ लिया जाए तो भी आपका कितना रहेगा, 1/5000वां भाग रहेगा। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करते हैं, ये तो बात होगी कि कितने प्रकार के परिपथ है और उसके अंदर किस तरीके से आपके क्वेश्चन आंसर पूछ लिए जाते हैं, बेसिक चीज। उसके बाद में जो आपकी करंट है, वोल्टेज है या फिर
जो आपका प्रतिरोध है उनके बारे में एक थोड़ा सा देख के और उसके बाद में अपना ओम का नियम है उस ओम के नियम को कंटिन्यू करते हैं। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहली बात आती है करंट की। तो करंट हमने किसको बोला था, प्रवाह। यानी कि करंट क्या था, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह या आवेशों का प्रवाह। करंट हमने किसको बोला था, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह या आवेश का प्रवाह जो था उसको हम लोग ने क्या बोला था, करंट बोला था। उसके बाद में वोल्टेज या ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, या फिर वोल्टेज किसको बोला था, तो दबाव। जितनी भी आपकी जो करंट थी उसके ऊपर प्रवाह हो रहा था, इलेक्ट्रॉनों का आवेश था। तो करंट जो बह रही थी वो किस कारण से बह रही थी, क्योंकि उसके ऊपर कोई ना कोई दबाव था जिसके कारण बह रही थी। तो वो दबाव जो था वो कौन सा कार्यक्रम काम कर रहा है यहाँ पे, वोल्टेज या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि विद्युत वाहक बल जो है वो दबाव का काम कर रहा था जिसके कारण आपकी जो करंट थी वो बह रही थी। उसके बाद में बात आती है प्रतिरोध। अब बात आती है कि करंट आपकी बह रही थी, उसके ऊपर दबाव लगाने की आपको जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कोई ना कोई रुकावट थी, कोई ना कोई रुकावट थी, इसीलिए उसको जो है करंट को बहने के लिए वोल्टेज के दबाव की जरूरत पड़ी। तो रुकावट का काम कौन कर रहा है, प्रतिरोध कर रहा है यहाँ पे। यानी कि आपका जो करंट है वो प्रवाह है, वोल्टेज है, उसके ऊपर करंट के ऊपर दबाव है, और प्रतिरोध जो है क्या है, करंट के अंदर क्या आपकी रुकावट है। तो इन तीन चीज़ों के अंदर हम जो है अपनी पूरी की पूरी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर बार बार पढ़ेंगे, और ओम के नियम में भी इसकी जरूरत पड़ेगी अपने को, इसलिए देख रहे हैं। उसके बाद में एक तीसरी चीज़ है, वो अपने इन तीनों के बाद में एक चौथी चीज़ अपने आप आ जाती है जिसको बोलते हैं शक्ति या फिर पावर। तो वो क्या है शक्ति या पावर, तो P बराबर होता है, उसका सूत्र है एक्चुअल में VI। तो वो अपने आप आ जाती है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर गणनाएं हैं वो शक्ति के अंदर ही करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये जो चौथा कारक है वो चौथा कारक अपने आप आ जाता है, लेकिन अपने को इसके बारे में अभी नहीं पढ़ना है, इसके बारे में अभी पढ़ना है। तो एक बार नोट करना चाहता है तो कोई नोट कर सकता है। हाँ जी, तो इसके बाद में अपने क्या कर लेते हैं, ओम का नियम। इसके बाद में ओम का नियम, ओम का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ITI लाइन में या टेक्निकल लाइन में बात करें, डिप्लोमा लाइन में बात करें, तो सभी जगहों पे आपका ओम का नियम है वो टेक्निकल लाइन में बार बार पूछा जाता है। और 10th अगर पास किया आपने तो 10th के अंदर भी ये आपका आ चुका है। तो ओम का नियम क्या है वो देख लेते हैं। तो एक GS ओम नाम का वैज्ञानिक था, उसने क्या किया था कि आपका जो GS ओम या फिर जॉर्ज साइमन ओम नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने क्या किया था, आपका जो वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध, इन तीन जो कारक है, इन तीन कारकों के बीच में क्या किया था, एक संबंध स्थापित किया था, और उसको उसने क्या कर दिया था, ओम का नियम बोल दिया था। तो अपने देख लेते हैं कि इसके अंदर है क्या। तो इस वैज्ञानिक ने क्या बोला कि जब नियत तापमान और नियत भौतिक परिस्थितियां नियत भौतिक परिस्थितियों में अगर कोई सर्किट है, बंद परिपथ है, जिसमें से करंट प्रवाहित की जाएगी, तो करंट जो है वो वोल्टेज के क्या होगी, समानुपाती होगी, ठीक है। करंट जो क्या होगी, वोल्टेज के समानुपाती होगी। ये इस वैज्ञानिक ने बोला, ओम के नियम ने बोला। अब बात आती है कि अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर एग्जाम टाइम में क्या आते हैं, वो सारे के सारे अपने यहीं पे देख लेते हैं। तो V, I और R, इन तीनों के बीच में संबंध स्थापित किया इसने। तो इन तीनों के बीच में संबंध स्थापित किया, तो आपको क्या करना है कि यहाँ से तीन सूत्र निकलते हैं। सबसे पहला सूत्र कि V के बराबर क्या होगा, तो V, यहाँ से V बाहर निकालो, V बाहर निकालने के बराबर लगाओ
तो यानी कि IR। उसके बाद में अगर आपको यहाँ से I के बराबर देखना है तो I बाहर निकाल लो। I बाहर निकालने के बाद में I बराबर V/R। उसके बाद में R अगर चाहिए, R चाहिए तो R बाहर निकाल लो। R बराबर क्या हो गया, V/I। तो ये जो 3 सूत्र है वो यहाँ से आपके बनते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम टाइम में मोस्ट इंपॉर्टेंटली बार बार वो है, इन तीनों में से पूछता रहता है। पहला क्वेश्चन तो यही रहता है कि निम्न में से ओम के नियम से कौन सा सूत्र नहीं है, तो 3 ये दे देगा, चौथा कोई और ऐड कर देगा बीच में, या 3 चौथा भी ऐड करेगा, वो इनके जैसा ही होगा लेकिन उसमें कुछ चेंजेस किए होंगे, जैसे वो I/V बोल देगा या R/B बोल देगा, वो इस तरीके से कुछ ना कुछ चेंजेस करेगा। तो ओम का नियम है इस तरीके से। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंटली एग्जाम टाइम में दूसरा क्या पूछता है, ओम का जो नियम है, नियम AC और DC दोनों पर लागू होता है। ओम का नियम AC और DC दोनों पर लागू होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम टाइम में बार बार पूछ ली जाती है, क्योंकि कई बच्चों को हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि DC थ्योरी आई है, DC थ्योरी आते ही हमने क्या बोल दिया, ओम का नियम आ गया। तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि ओम का जो नियम है वो DC थ्योरी पे लागू होता है, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि इसकी जो डेफिनेशन भी यही है, किसी बंद DC परिपथ में, ठीक है, किसी बंद DC परिपथ में बोलते हैं। तो ओम का जो नियम है वो DC पे लागू ना होकर AC पर भी लागू होगा। जब AC थ्योरी आएगी तब हम लोग बताएंगे कि वो क्यों लागू हो रहा है, और हाँ यहाँ पे ओम का नियम आपका लागू हो रहा है, वो इस टाइम में बता देंगे आपको। इसके बाद में इससे रिलेटेड एक आधा अपने क्वेश्चन आंसर भी करके देख लेते हैं। जैसे कोई आपका परिपथ है, ये आपका लैंप लगा हुआ है, ये आपकी बैटरी लगी हुई है, स्विच लगा दिया। उसके बाद में अब इस बैटरी जो है आपकी 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, लैंप जो है उसका प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कितना है, तो 6 ओम है। अब वो पूछ लेता है कि इसमें से बहने वाली जो धारा है, इसमें से जो बहने वाली जो धारा है उस धारा का मान या करंट का मान कितना होगा, उस सर्किट में करंट का मान है कितना होगा। तो अपने देखते हैं, अपने को क्या चाहिए, करंट। तो करंट का जो सूत्र है वो सूत्र कौन सा है यहाँ पे, V बराबर I बराबर V/R। तो हमारे पास V कितनी है, V का मान 12 वोल्ट और रेजिस्टेंस का मान कितना है, तो 6, यानी कि जो धारा है वो धारा कितनी आ गई, 2 एम्पियर। इस तरीके के जो एग्ज़ाम टाइम में वो क्वेश्चन है वो रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में इसी के साथ आपको दूसरा टास्क भी आज यही दे देते हैं। अब आपके सामने जो है रेजिस्टेंस का मान है 200 ओम, 200 ओम, और धारा जो है उसका मान रहेगा 0.5 एम्पियर। तो आपको क्या करना है, वोल्टेज का मान जो है क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी कि वोल्टेज का मान फाइंड करना है कि वोल्टेज का मान है क्या है। ये आज का आपका क्या है, दूसरा टास्क है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिए इसका आंसर क्या आएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जो सब्सक्राइब है रेड कलर में लगा हुआ उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।